So good evening children. In the last class हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा, काफी लंबा हो गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमारा, पढ़ते पढ़ते खत्म ही नहीं हो रहा। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में अपन जो है जानना चाह रहे थे, दैट इज हाउ व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ जीन्स एंड व्हाट आर देयर लोकेशन एंड व्हाट आर देयर बेस पेयरिंग दैट सीक्वेंस। ठीक है, तो उसके दो तरीके थे, हमने टू मेथोडोलॉजीज देखी है इसकी। एक मेथोडोलॉजी है जिसको हम कहते हैं सीक्वेंस टैग एनालॉग। तो उसमें क्या है कि आपको जितने भी जीन्स मिलते हैं, जितने भी जीन्स हमने आज तक आइडेंटिफाई करे, उन जीन्स की सीक्वेंस पढ़नी है और अननेसेसरली मतलब बाकी चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज डीएनए में बहुत सारी चीजें हैं जो कि कोड करती हैं और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सेगमेंट है जो कि कोड नहीं करते हैं। when they are not coding, why unnecessary to study about them? ठीक है, बट वहां पे एक प्रॉब्लम है कि इट मे बी पॉसिबल दैट टुडे दे आर नॉट नोन एज अ जीन, टुडे वी डोंट नो दैट देयर इज एनी एग्जिस्टिंग जीन फाउंड इन दोज सेगमेंट्स which are not studied, but tomorrow it may be possible कि कोई नया जीन डिस्कवर हो जाए, बिकॉज हमने पहले ही भी कहा है कि जेनेटिक्स कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आज खत्म हो जाएगा या हम कह सकेंगे कि वी हैव कंप्लीटली स्टडी ह्यूमन जेनेटिक्स। ठीक है, तो नई डिस्कवरीज होती रहती है। आप भी अगर पेपर में पढ़ते रहते होंगे तो आपको मालूम पड़ा होगा कि कैंसर कॉजिंग जीन के बारे में हमको मालूम पड़ा है, या इस जीन के बारे में हमको मालूम पड़ा। देयर आर सो मेनी जीन्स वी आर डिस्कवरिंग, वी आर कम टू नो, है ना, जो कि कभी कभार मतलब कुछ जीन ऐसे होते हैं जो कि बहुत रेयरली फंक्शन करते हैं, तो उन जीन्स के बारे में हमको बहुत ज्यादा पता नहीं है। पर ठीक है, रेस्पिरेटरी जीन्स जो हैं उनके बारे में हमको पता होगा, हमको शायद डाइजेशन में काम आने वाले जितने भी फंक्शन हैं उनके जीन्स पता होंगे, हमको मसल कॉन्ट्रैक्शन के रिलेटेड जितने भी जीन्स होंगे वो पता होंगे, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट बॉडी के अंदर मिलने वाले हर जीन्स के बारे में हमको पता। सो दैट इज वाई जो सीक्वेंस टैग यानी क्या कहते हैं नहीं एक्सप्रेस टैग यानी वो सीक्वेंसेस है, उनके बारे में पता करने से तो केवल हमको केवल उन जीन्स के बारे में पता पड़ रहे हैं जो जीन्स हम आज तक डिस्कवर कर चुके हैं, है ना। बट देयर विल बी सम जीन्स which will be discovered later on or which are in the process of discovering। बुक हमारी 15 साल पहले लिखी हुई है, उसके बाद में कई सारे नए जीन डिस्कवर हो चुके होंगे। ठीक है, तो उनके बारे में हमारे को उस बारे में वापस से फिर हमको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। तो दूसरा तरीका क्या है कि रीड एवरीथिंग, मतलब फर्स्ट क्रोमोसोम के फर्स्ट नाइट्रोजन बेस से लास्ट क्रोमोसोम के लास्ट नाइट्रोजन बेस तक पढ़ ला लिए, उसके अंदर कोई जीन है या कोई जीन की जैसे काम नहीं कर रहे हैं, whether they are expressed or whether they are not expressed, it is same like क्या आपको किताब जो है बुक का जो एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर का फर्स्ट वर्ड से लेकर लास्ट चैप्टर के लास्ट वर्ड तक आप सारे पढ़ लीजिए, वेदर द क्वेश्चन कम्स और नॉट, वेदर दोज पर्टिकुलर टॉपिक्स हैव एवर बीन आस्क्ड और नॉट। ठीक है, बट यू विल बी इन अ स्टेट कि सपोज ड्यू टू मतलब जैसे अभी क्या है ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, तो ऑनलाइन एग्जाम के अंदर हम चाहेंगे कि मैक्सिमम पोर्शन जो है इन्वॉल्व कर लें, क्योंकि जब जब आप थियोरेटिकल क्वेश्चंस देते हैं तो आप शायद हो सकता है कि एक चैप्टर में से एक या दो क्वेश्चन निकले, या कभी कभार वो भी नहीं निकले। ठीक है, देर आर सम चैप्टर उनमें से कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं, मतलब कभी आ ही नहीं रहा हो, है ना। तो उस केस के अंदर वो ऑप्शन थे। अब हमारे पास क्या है, अब नाउ सपोज दिस ईयर द कोर्सेज ऑलरेडी रिड्यूस्ड, बट द एमसीक्यू हम पूछेंगे, तो एमसीक्यू के अंदर तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक चैप्टर से फिर हमको हो सकता है टोटल जैसे अपन 20% या 30% कोर्स रिड्यूस कर दिया, तो 16 में से 30% कोर्स रिड्यूस करते, 3 चैप्टर हटा दिए, 4 चैप्टर हटा दिया, से फॉर एग्जांपल, तो 4 चैप्टर हट गए, तो अब अपने पास बचे 12 ही चैप्टर। 12 चैप्टर में से आपको 40 मार्क के क्वेश्चंस निकालने हैं। ठीक है, 80 मार्क्स से ओवरऑल, तो ओवरऑल 80 मार्क्स के क्वेश्चन निकालने हैं, तो हर चैप्टर का वेटेज बढ़ जाएगा, हर चैप्टर में से छोटे छोटे एक एक मार्क्स के कई सारे क्वेश्चन आएंगे, तो वो जो जो आज तक नहीं पूछे गए वो भी आ सकते हैं। ठीक है, सो इफ यू सिंपली रीड दोज पोर्शंस जो आते रहे हैं उन्हीं को पढ़ेंगे, दैट इज जो जीन्स एक्सप्रेस होते हैं उन्हीं को पढ़ेंगे, तो उस हिसाब से तो मतलब हम जो है हो सकता है कि दिस टाइम इट में बी अ रॉन्ग प्रोसेस। तो इसीलिए यहाँ हम दूसरा वाला तरीका पढ़ रहे हैं, उसको कहते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन में क्या है, तो आप फर्स्ट क्रोमोसोम के फर्स्ट नाइट्रोजन बेस से 24th क्रोमोसोम के लास्ट नाइट्रोजन बेस तक हर कुछ पढ़ लेंगे, whether it is expressed or whether it is not expressed, तो this process is better। फिर पढ़ने का तरीका क्या था, वो अपन ने पढ़ा कि कोई भी हेल्दी सेल लेंगे, उस सेल में से डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे, उस डीएनए को फिर हम मल्टीपल कॉपी बना देंगे, क्लोनिंग करेंगे। मल्टीपल कॉपी कैसे बनाएंगे, या तो हम बैक्टीरिया में बना सकते हैं या ईस्ट में बना सकते हैं। अगर हम बैक्टीरिया को लेकर के बना रहे हैं तो हम उसको कहेंगे बीएसी, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम,
और अगर जीन ईस्ट को लेकर के बनाएंगे तो उसको कहेंगे ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ना बैक्टीरिया और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम नहीं बना रहे, मतलब ऐसा नहीं है कि वो क्रोमोसोम आर्टिफिशियल बना रहे, बट क्योंकि ह्यूमन का क्रोमोसोम हम बैक्टीरिया से बनवा रहे हैं इसलिए हम इसको आर्टिफिशियल कह रहे हैं। फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इट मे बी आर्टिफिशियल, फॉर आवर सेंस इट इज नेचुरल, है ना। तो वो क्या करेंगे, हम हमारा जो पर्टिकुलर हेल्दी क्रोमोसोम है उसका डीएनए को लेकर के उस डीएनए को उसके डीएनए के साथ में जोड़ देंगे, है ना। ऐसे अपन को मतलब अपने ह्यूमन में 24 डीएनए है, हर क्रोमोसोम में से निकला हुआ एक एक डीएनए, उन डीएनए को लेकर के उनके डीएनए के साथ ऐड कर देंगे। सो वेन एवर दे आर कॉपिंग देयर ओन डीएनए फॉर रिप्रोडक्शन और फॉर मल्टीप्लीकेशन और फॉर एनी फंक्शन एज सच, तो वो हमारा डीएनए भी उसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। आपने चैप्टर, खैर यही चैप्टर में तो हमने पढ़ा है कि मतलब डीएनए जो है वो उसको कॉपी करने के लिए हमारे पास में एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन होना चाहिए। पॉइंट ऑफ ओरिजिन अपने आप से काम नहीं कर रहा होता है, इसलिए क्या करेंगे, हम बैक्टीरिया के साथ में ऐड कर देंगे तो बैक्टीरिया के पास में जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है वहां से वो शुरू करेगा। नाउ डीएनए डजंट नो कि वेयर इट्स ओन डीएनए कहाँ पे खत्म हो रहा है और बैक्टीरिया का डीएनए कहाँ खत्म हो रहा है, बाहर का डीएनए कहाँ चल रहा है। तो वो तो हमने दो डीएनए को जोड़ दिए हैं, ये हमारा डीएनए से, फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया का डीएनए और ये हमारा डीएनए, मैं बैक्टीरिया के डीएनए को ब्लैक स्किन से और हमारे डीएनए को व्हाइट स्किन से यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर यहाँ पे पॉइंट ऑफ ओरिजिन है उनको वो कॉपी करता है इसके साथ में ये वाला जुड़ा है तो ये भी कॉपी हो जाएगा। सो दिस इज हाउ द एंटायर लेंथ ऑफ द डीएनए विल बी कॉपीड। नाउ इस कॉपी जो हुआ उनमें से बाद में वी कैन सेपरेट और डीएनए। तो ये कर लिया अपन ने। उसके बाद जो नेक्स्ट अपन को करना है वो क्या है कि ये जो डीएनए है वो बहुत लंबा है। अब इस डीएनए को हमको छोटे छोटे पीसेस में काटना है, ठीक है, सो दैट एफिशिएंटली इट कैन बी कॉपीड, इट कैन बी स्टडीज। तो वहां हमने दो दो प्रॉब्लम पढ़ी थी। मैं एक मिनट के लिए बुक शेयर कर देता हूँ। तो वहां हमारे पास में दो बड़ी प्रॉब्लम थी। एक तो क्या है कि डीएनए जो है उसकी लेंथ काफी बड़ी है ना। एक तो लेंथ काफी बड़ी है और दूसरी भी हमारे को क्या मतलब प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि डीएनए की स्टडी करना जो है, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन बेस काफी सारे हैं, 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर है। और अगर हर बेस पेयर को स्टडी करने में $3 का खर्चा आ रहा है तो इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव। So why unnecessary to give all the expenses to the one party or one person or one lab or one country? तो हमने उसके लिए क्या किया कि उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया एंड इन पीसेस को हमने वी आर गिवन इट टू द डिफरेंट एजेंसीज, डिफरेंट पीपल, so that they can that will be not a load onto one agency or one country as such। ठीक है। तो ये जो है काम हमारी और वो एफिशिएंटली हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि पूरे 24 क्रोमोसोम अगर कोई एक आदमी कर रहा हुआ है, एक एजेंसी कर रही होगी, इट विल बी कमर्सम, इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, द डेटा हैंडलिंग विल बी डिफिकल्ट थिंग एंड मेनी अदर प्रॉब्लम्स विल बी देयर। वो सारी चीजें सॉल्व हो जाती है जब अपन इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ करके और अलग अलग लोगों को दे देते हैं। तो जैसे हमने जब हम नेक्स्ट वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे, जब हम इसके अचीवमेंट पढ़ेंगे, सेलिएंट फीचर्स पढ़ेंगे, तो हमको मालूम पड़ेगा कि फर्स्ट क्रोमोसोम जो है उसके अंदर 2968 जीन्स हैं। तो दैट मीन्स हाउ लॉन्ग यू कैन कंपेयर दैट वो डीएनए के अंदर कितने सारे जीन्स हैं, तो इसका मतलब उसकी उसकी लेंथ कितनी बड़ी होगी। तो अगर हम ये माने कि एक जीन एक आदमी को पढ़ने के लिए देंगे तब भी 2968 पीपल या एजेंसीज हमको चाहिए होगी। तो इसी हिसाब से हम उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ते हैं? डीएनए कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको नाइफ लेकर के काट लेंगे। डीएनए कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसको आप नाइफ लेकर काट लेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, क्या करेंगे उसके लिए? तो उसके लिए एक तरीका होता है, उसको कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, वी विल स्टडी अबाउट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इन द 11th चैप्टर। पर मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि बैक्टीरिया, कुछ सर्टेन बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, उन बैक्टीरिया के अंदर जो है खास तरह के जीन्स मिलते हैं, वो डीएनए को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से काट सकते हैं। ठीक है, दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैन कट डीएनए बिटवीन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। अगर मान लीजिए सीक्वेंस मिल रहा है ATTCG, ठीक है, तो जब अपन उसके अंदर एक पर्टिकुलर एंजाइम डालेंगे तो वो जब ये वाली सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगा तो उनके बीच से काट देगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारी सीक्वेंस है। अगर आप गूगल पे जाएंगे और देखेंगे कि मतलब रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंसेस कौन कौन सी है जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स काट सकते हैं, तो देर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सच जीन्स नॉन। तो जैसे आप वो पर्टिकुलर कोई जीन डालते हैं तो सिर्फ फॉर एग्जांपल वो उसको इस जगह से काटता है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ तो आपके लिए आसान हो जाएगा।
मान लीजिए वो एक जीन जो है उसको यहाँ से लेकर के और यहाँ तक काट देता है, दूसरा जीन जो है उसको यहाँ से लेकर के और यहाँ तक काट देता है। पहले वाले जीन ने इसको यहाँ से यहाँ तक काट दिया, दूसरे जीन ने इसको यहाँ से यहाँ तक काट दिया, तीसरे जीन ने यहाँ से यहाँ तक काट दिया, चौथे जीन ने यहाँ से यहाँ तक काट दिया। नाउ सी द लेंथ ऑफ द डीएनए इज सच बिग व्हिच आई कैन नॉट ड्रॉ ऑन आवर पेज और कॉपी। ठीक है, तो मैंने तो एक छोटा सा एक सेगमेंट लिया और उस सेगमेंट को अपन ने ऐसे काट लिया और उनको काटने के बाद हमने उनको लेबल कर लिया। मे बी ए1 फर्स्ट वाले क्रोमोसोम को ए दिया, सेकंड को बी दिया, इस तरह से दिया ना, या कुछ और तरीका दे सकते हैं, है ना। ह्यूमन के लिए H1 करके दे सकते हैं, H2 करके दे सकते हैं, है ना, फिर H11 H2 H12 H13 इस तरह से कर सकते, कुछ भी उनका कोड हो सकता है। जो भी साइंटिस्ट है, जो भी एजेंसीज है, वो अपना अपना तरीका लगा दे। तो ये इस तरह से उन्होंने उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। ना हियर यू कैन सी देयर आर सम ओवरलैपिंग सेगमेंट्स, है ना, कुछ आपको रीजन ऐसे दिख रहे हैं जो ओवरलैप हो रहा है, ये ओवरलैप हो रहा है, ये ओवरलैप हो रहा है। तो ये ओवरलैप होने से क्या फायदा होगा? ओवरलैप होने से ये फायदा होगा कि जब आपको सीक्वेंस मिलेगी, जैसे आपको पहले वाला A1 की जो सीक्वेंस यहाँ से यहाँ तक मिली, इस सीक्वेंस के अंदर से फॉर एग्जांपल जो ओवरलैपिंग रीजन है वो AGC है, और जो आपने सेकंड सेगमेंट करा है उसमें भी ये AGC होगा। इसका नेक्स्ट जो लास्ट एंड है वहां पे मान लीजिए TTA है, यहाँ जो अपना नेक्स्ट सेगमेंट आ रहा है उसमें भी ये TTA होगा। तो इनको रिकॉग्नाइज करना आसान होगा कि कौन सा पीस किसके साथ जुड़ेगा। सो व्हेन वी विल बी जॉइनिंग देम टुगेदर, तो हम इसको इसके साथ में इस जगह पे जोड़ देंगे। सो ये रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन हमको मालूम पड़ रहा है कि ये इसी का सेगमेंट है। ठीक है, तो ये हो गया एक काम अपना। तो सेगमेंट अपन ने काट लिए, काट करके फिर अपन ने किसी किसी एजेंसी को दे दिए, है ना। जैसे बुक के अंदर कुछ नाम लिखे हुए हैं कि भाई यूके मतलब वो वेलकम ग्रुप जो है यूके का, उसको दिया, कोई फ्रांस की कंपनी है, कोई जर्मनी की कंपनी है, कोई जापान की कंपनी है, कोई किसको अपन ने ऐसे दे दिया, मे बी गवर्नमेंट और मे बी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो भी है। उनको देने के बाद अब वो क्या करेंगे, व्हाट दे विल डू, तो उसको देखते हैं, व्हाट दे विल डू। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये डीएनए है हमारा, है ना, ये डीएनए हमारा। से फॉर एग्जांपल किसी किसी एक पर्टिकुलर एजेंसी पर लैब को अपन ने ये वाला डीएनए का सेगमेंट दिया। अब वो डीएनए के सेगमेंट को क्या करेगा, सबसे पहले उसको एनील करेगा। एनील मतलब ये जो कॉइल है उसको काटेगा, सेपरेट करेगा। ठीक है, तो कॉइल काट के सेपरेट करेगा तो उसको दो स्ट्रैंड मिलेगी, एक 3 to 5 चलने वाली और एक 5 to 3 चलने वाली। ठीक है, तो से फॉर एग्जाम्पल ये इसने इसको खोल लिया। ठीक है, तो जैसे जैसे ये खुलते जाएंगे अब इनकी पेयरिंग होती जाएगी। न्यूक्लियोटाइड जो है वो सराउंडिंग में पड़े हुए हैं, उनमें से ये न्यूक्लियोटाइड लेंगे। अब मान लीजिए हमको केवल एक ही चेन को यूज करना है, इसको नहीं यूज करना है, तो हम जो भी 3 to 5 है उसके लिए तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डाल सकते हैं, और जो 5 to 3 है उसके लिए हमको डीएनए लाइगेज डालना पड़ेगा, प्राइमेज डालना पड़ेगा, वो नहीं डालेंगे। नहीं डालेंगे तो इसकी कॉपी नहीं होगी, केवल इसी इसकी कॉपी होगी। ठीक है, अब वो कॉपी हो रही है तो उसको अब उसको न्यूक्लियोटाइड चाहिए होंगे, न्यूक्लियोटाइड तो सराउंडिंग से लेगा। हमने जो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे रखे हैं वो रेडियो एक्टिवली लेबल न्यूक्लियोटाइड है। तो इफ इट इज ए तो उसको टी से बॉन्ड बनाएगा, अगर वो जी है तो वो सी से बॉन्ड बनाएगा, वो सी है तो वो जी से बॉन्ड बनाएगा, वो सी है तो वो जी से बॉन्ड बनाएगा, वो ए है तो वो टी से बॉन्ड बनाएगा। और इस तरह से हमारी एक नई डीएनए चेंज हो जाए बन जाएगी। ये जो डीएनए बनी है उसमें एक स्ट्रैंड जो है वो रेडियो एक्टिव है। नाउ वंस इट इज रेडियो एक्टिव इट इज इजी टू डिटेक्ट। वंस इट इज रेडियो एक्टिव तो क्या है, हर जैसे एडेनिन के अंदर कोई एक सब्सटेंस जो है, मतलब मान लीजिए अपन ने कार्बन 14 यूज करा है, थाइमीन के अंदर हमने जो है ऑक्सीजन का रेडियो एक्टिव फॉर्म यूज करा होगा, ग्वानिन में हमने नाइट्रोजन का रेडियो एक्टिव फॉर्म यूज करा होगा, साइटोसिन में हमने कुछ और चीज का रेडियो एक्टिव फॉर्म यूज करा होगा। तो इस तरह से तो वो दे विल बी एमिटिंग रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। तो वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की एमिशन जो हो रहे हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप एक्सरे फिल्म पे ले लो उसको, या फिर आप उसको या फिर आप उसको जो है क्या नाम से, ये सेंगर ने जो है एक नया मेथड डिटेक्ट करा है जो ऑटोमेटिकली इसको कर लेता, तो उस मेथड से हम कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, द फ्रेगमेंट्स वर सीक्वेंस्ड यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस, है ना। कैसे करेंगे इसको, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस।
The fragments were sequenced using automated DNA sequence that worked on a principal method developed by Frederick Sanger. ठीक है, तो फ्रेडरिक सेंगर ने इसका मेथड डेवलप कर दिया था। उसमें रेडियोएक्टिव फ्रीक्वेंसी जो है उसके डिटेक्ट करने के लिए कोई उसने डिवाइस यूज करी थी, जिसके अंदर डालते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी सीक्वेंस को वो बता देता है। ठीक है, ये सेंगर वही है जिसने एमिनो एसिड की सीक्वेंस भी पता करने का तरीका डेवलप किया था, जो प्रोटीन के अंदर क्या हो गए। तो दीज सीक्वेंसेस वर अरेंज ऑन द बेस्ड ऑफ ओवरलैपिंग रीजंस। ओवरलैपिंग रीजन जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, प्रेजेंट ऑन देम। तो द रिक्वायर्ड जनरेशन this require overlapping fragments for sequencing. Alignment of these sequence were humanly not possible. अगर आप वापस से वो जो अपन ने सेगमेंट्स है, जैसे अपन ने A1 है, A2 है, जो भी नाम अपन ने दिए थे, उनकी सीक्वेंस को जो है फिर बाद में अगर अपन को जोड़ना है तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि कितना पोर्शन ओवरलैप हो रहा है उसको ओमिट करना और कितना पोर्शन अनओवरलैप्ड है उनको एक ऑर्डर में जमा करना, बिकॉज इट विल बी अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इट विल ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, क्योंकि द डेटा है वो छोटा मोटा डेटा नहीं है। हमने उसको कल की क्लास में, परसों की क्लास में मैंने इसको एक से ज्यादा बार पढ़ा है। तो 3300 बुक्स चाहिए, ईच बुक शुड है 1000 पेज एंड हर पेज के ऊपर 1000 लेटर्स लिखे होने चाहिए। इतना बड़े डेटा को अगर हम ह्यूमनली प्रोसेस करने जाएंगे तो इट विल बी ए वेरी बिग क्या कहते हैं डेटा, तो इसको हम ह्यूमनली नहीं कर सकते। इसलिए हमने क्या है, एक कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम डेवलप करा है इसका। वो कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम जो है वो इस काम को बड़ी आसानी से कर पाएगा, अदरवाइज इट विल बी ए डिफिकल्ट टास्क फॉर अस। ठीक है, तो ये हमने इसका मेथड डेवलप करा एंड दिस इज हाउ इट इज बीन डन। तो देखिए द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर 1 was completed only in May 2006. So अगर हम इस चीज को इंक्लूड करते हैं कि मई 2006 में जाके कंप्लीट हुआ, तो ईयर 1990 से ये प्रोसेस शुरू हुआ और 2006 के अंदर ये कंप्लीट हुआ, तो ये तो 16 ईयर लॉन्ग प्रोसेस हो गया। आई डोंट नो हाउ बुक्स बुक में पहले ये लिखा हुआ है कि ये 13 ईयर में पूरा हो गया। अब ये सही है ये सही है, आई डोंट नो। एक ही एनसीईआरटी की बुक दो बातें कह रही है। तो जब अपन इसको वैसे डिस्क्राइब करेंगे कि ये प्रोसेस जो है 13 ईयर के अंदर, बट अपन को इसी तरह से बताना पड़ेगा। अगर वो पूछता है कि फर्स्ट क्रोमोसोम कितने टाइम का या कौन से टाइम में कंप्लीट हुआ है, तो कोडिंग ऑफ फर्स्ट क्रोमोसोम वाज कंप्लीटेड ओनली May 2006। और अगर हम बुक के हिसाब से पूछता है कि ह्यूमन जीनोम की मतलब हाउ लॉन्ग इट टुक, तो अपन को 2003 लिखना पड़ेगा। एनसीईआरटी गलत पढ़ा है तो गलत पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी राइट पढ़ा है तो राइट पढ़ना पड़ेगा। व्हाट टू डू, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। हम वहां पे इफ्स एंड बट्स नहीं लगा सकते, स्पेशली इन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, है ना। तो ये हो गया। तो सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 वाज कंप्लीटेड ओनली इन May 2006 एंड दिस वाज लास्ट ऑफ द 24 क्रोमोसोम। ना 24 कैसे बता रहा है, 22 तो ऑटोसोम्स है और एक एक्स है और एक वाई है, क्योंकि एक्स एंड वाई आर टू डिफरेंट टाइप, है ना। एक्स के अंदर जीन्स ज्यादा मिल रहे हैं, वाई में जीन्स कम मिल रहे हैं, और वाई के अंदर कुछ खास तरह की चीजें होंगी जो कि एक्स में नहीं मिल रही होंगी, एंड दैट इज व्हाई हम 24 क्रोमोसोम्स कह रहे हैं। ठीक है, 24 क्रोमोसोम कौन से हैं, दैट इज 22 तो ऑटोसोम्स हो गए, प्लस एक एक्स हो गया, प्लस एक वाई हो गया। ठीक है, तो ये 23rd हो गया और ये 24th हो गया। तो दिस इज आवर 24 क्रोमोसोम्स जो है इंसान के अंदर। मतलब वैसे तो क्रोमोसोम 46 होते हैं, लेकिन वो पेयर है ना, पेयर में तो चाहे वो फादर से आ रहे हो उसमें भी वही जीन, क्योंकि लोकेशन को स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि किसी एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम में, से फॉर एग्जांपल ये फादर से आया हुआ क्रोमोसोम है ना, और उसी की जैसे ये मदर से आया हुआ क्रोमोसोम है। अगर मैं कहता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर मैं कहता हूँ कि इस जगह पे ह्यूमन की आई का जीन मिलता है, तो इसमें भी ह्यूमन की आई कलर का ही जीन मिलेगा। ठीक है, तो जो सीक्वेंस यहाँ पे मिलती होगी वही सीक्वेंस यहाँ मिलती होगी। सो व्हाई नेसेसरी टू स्टडी देम सेपरेटली। जो वेरिएशन हमको थोड़ा बहुत में मिलेगा, वो वेरिएशन हमने क्या पढ़ा है कि जो वेरिएशन हमको दिख रहे हैं, जितने भी वेरिएशन हमको दिख रहे हैं, वो सारे वेरिएशन मिल करके भी 0.001% से ज्यादा नहीं है ना। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो वो दैट इज अ वेरी माइन्यूट क्वांटिटी, अवॉइडेबल क्वांटिटी, फिर भी हम उसको पढ़ लेंगे।
है ना। तो दैट इज व्हाई वी आर स्टडिंग द डिफरेंट पर्संस दिस थिंग। तो ये हमने देखा, है ना। अब another challenging task was assigning the genetic code, genetic and physical map on the genome। तो वो physical map तो अपन को जो है कंप्यूटर पे देना पड़ेगा। इट इज नॉट पॉसिबल कि हम हाथ से कोई क्रोमोसोम बनाए और उसका सेगमेंट बना के लेके कि ये जगह पे मिलता है। तो दिस वाज जनरेटेड यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट। नाउ एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट जो होती हैं जिनको हम 11th चैप्टर में पढ़ेंगे ज्यादा डिटेल में। तो सम ऑफ द रिपीटेड डीएनए सीक्वेंसेस नॉन एज द माइक्रोसैटेलाइट, वन ऑफ सच एप्लीकेशन जो है उसका वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमारे अगली सेगमेंट में है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको रिपीटेड माइक्रोसैटेलाइट्स या रिपीटेड यूनिट्स क्या होती हैं। देखिए, सपोज दिस इज अ क्रोमोसोम, है ना। तो इसमें मान लीजिए एक जीन यहाँ से यहाँ तक था, दूसरा जीन यहाँ से यहाँ तक था। बिटवीन वन जीन एंड सेकंड जीन देयर आर सम सेगमेंट्स विच आर नॉट कोडिंग फॉर एनीथिंग, है ना। वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। और वो ऐसे जो पड़े हुए हैं वो कई बार जो होते हैं वो अलग अलग पर्सन के अंदर अलग अलग हो सकते हैं। वो मेरे में जो वो जो सेगमेंट है वो किसी और में मिलने वाले सेगमेंट से क्वाइट डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, सपोज दिस इज a DNA and it is having a gene located from here to here, another gene located from here to here। तो ये जो सेगमेंट है ये नॉन कोडिंग है। ये नॉन कोडिंग जो है वो अलग अलग पर्सन के अंदर अलग अलग हो सकती है, नॉट नेसेसरी बट हो सकती है। तभी तो हमने कहा था कि एक्सप्रेस टैग के अंदर तो जो जो जीन है उसमें कभी गलती नहीं होती है। Suppose the gene which is responsible for making hydrochloric acid in the intestine in the stomach, तो वो तो exactly same होना चाहिए। अगर उसमें एक भी गलती हो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह कुछ और बना रहा होगा। It may not be hydrochloric acid, it may be not any acid at all, or it may be something else, और हो सकता है वो कोई salt बनाने लग जाए instead of hydrochloric acid। तो इसलिए क्या है कि मतलब जो जो फंक्शनल जीन है उसमें कभी गलती नहीं होती, उसमें गलती होना मतलब म्यूटेशन। बट नॉन कोडिंग सेगमेंट के अंदर तो बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, इसकी गलतियों का कोई फर्क पड़ना ही नहीं है ना। अगर मैं से कोई पूछे कि आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, सो आई कैन राइट दिस इन डिफरेंट वेज। आई कैन राइट इट इज माय नेम इज राजू जेवियर, है ना। माय नेम इज डैश डैश डैश। या मैं ये भी लिख सकता हूँ आई एम नॉन एज, और आई आई कॉल्ड बाय दिस, है ना। और दिस इज माय नेम। मतलब अब इन चीजों के इससे मेरे इस सेंटेंस के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक्सप्रेशन तो केवल इस चीज का है, क्या है मेरा नाम। इसके पहले हम कुछ भी चीज बोल सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे ये वाला जो सेगमेंट है ये कुछ भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोड तो केवल इनको करना है और इसको करना है। तो ये जो नॉन कोडिंग सेगमेंट है यहाँ पे कई बार बिल्कुल डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजन बेस्ड सीक्वेंस मिलती है इन द डिफरेंट पीपल। इसी का एडवांटेज को हम वहां पे काम में लेंगे जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में फर्ज कीजिए कि एक क्रोमोसोम के अंदर केवल और केवल कोडिंग डीएनए मतलब जीन्स ही हो। यहाँ से यहाँ तक एक जीन, यहाँ से यहाँ तक दूसरा जीन, यहाँ से यहाँ तक तीसरा जीन, यहाँ से यहाँ तक चौथा जीन एंड ऑल। तो क्या होता है, इसके अंदर एक एरर भी नहीं होना चाहिए था। देन देयर वाज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी एरर एट ऑल। वो वेलकम नहीं करता किसी भी एरर को। यहाँ पे क्या है, क्योंकि हमारा डीएनए के अंदर कई सारे ऐसे सेगमेंट है जिनका कोई काम नहीं है, फिर भी वो वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, एंड उससे एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो वो जो सेगमेंट्स है उनको हम कहते हैं रिपीटेड यूनिट। नाउ रिपीटेड यूनिट क्यों है, क्योंकि वो के अंदर कई बार जैसे एडिनिन है वो नंबर ऑफ टाइप रिपीट हो रहा होगा, 50 बार, 60 बार, 200 बार, 400 बार, ऐसे, है ना। थाइमीन है या 80 कई बार जो है रिपीट हो रहे होंगे। तो ऐसी सीक्वेंस जो बार बार रिपीट हो रही है ना, उनको हम कहते हैं रिपीटेड यूनिट। 80 कई बार रिपीट हो रहे होंगे, 100 बार, 200 बार एंड ऑल। ठीक है, ये सब एरर्स हैं, ये एरर्स हैं, लेकिन इन एरर से कोई एक्सप्रेशन में फर्क नहीं आ रहा। लेकिन ये एरर क्या है, जैसे मुझ में अगर कोई एरर है, मुझ में कोई सीक्वेंस है, तो वो मेरे बच्चों में जा सकती है, टू माई सन और टू माई डॉटर।
इफ मदर में कोई मतलब इस तरह का एरर है तो वो उसके सन या डॉटर में जा सकता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे तो हम इन्हीं सेगमेंट को स्टडी करेंगे, क्योंकि ये सेगमेंट जो है केवल फैमिली के हिस्ट्री के अंदर ही मिलेगी आपको। मेरी जो सीक्वेंस है इस जगह पे मिलने वाली नॉन कोडिंग सीक्वेंस, वो दुनिया में किसी भी और इंडिविजुअल के जो नॉन कोडिंग सेगमेंट सीक्वेंस है उससे बिल्कुल डिफर कर रही होगी, एक्सेप्ट फॉर माय फैमिली लाइन। मेरे फादर में या उनके फादर में या मेरी मदर में या उनकी मदर में, है ना, या मेरे बच्चों में और या उनके आने वाले बच्चों में, उनमें ये एक जैसी रह सकती है। एंड दैट ऑल्सो नॉट ऑल द सेगमेंट्स। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑल 46 क्रोमोसोम के अंदर मिलने वाली हर जगह की जो कोडिंग सीक्वेंस है वो एग्जैक्टली सेम होगी, नहीं हो सकती, किसी भी 2% में वो सेम नहीं हो सकती। तो इसी चीज को यूज करके हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे। तो अभी हमारे कहने का मतलब ये क्या है, नॉन कोडिंग सेगमेंट जो है उसका कोई यूज नहीं है हमारे जीनोम के अंदर, बट हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि प्रोबेबली आज हमको पता नहीं है कि ये किसी जीन का पार्ट है, टुमारो हो सकता है कि वो किसी जीन का पार्ट निकले आए। इसलिए उन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए हमको ये पढ़ना भी जरूरी है। तो एक तो ये काम हो गया। अब हम पढ़ते हैं सेलिएंट फीचर ऑफ द ह्यूमन जीनोम, कि वो जो हमने इतने पैसे लगाए हैं $9 बिलियन, उससे जो हमको मिला है उसको, उससे हमको फायदा क्या हुआ, व्हाट वर द एडवांटेज, व्हाट वर द एडवांटेज। वो जो हमने 13 साल लंबी स्टडी करी है, 13 ईयर्स, उसका क्या फायदा हुआ। वो जो जिसके अंदर हमने कई सारी कंट्रीज को इन्वॉल्व कराया, उसका क्या फायदा हुआ। वो जो हमने बायो इन्फॉर्मेटिक्स की ब्रांच चालू करी है ना, इन्फॉर्मेटिक्स, उसका क्या होगा। वो जो हमने डेटा कलेक्ट करा है उसका क्या होगा, व्हाई हैव वी डन दैट। उसका कुछ कुछ यूज तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हम तो एम तो लेकर के चले थे, और हमने तो खेल खेल में शुरू करी थी वो ब्रांच, क्योंकि हमको क्या है, एक नया स्कोप मिला था कि हम जो है क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी को यूज करके और कुछ अननोन मॉलिक्यूल्स के बारे में उनकी सीक्वेंस पता कर सकते हैं। तो इट वॉज जस्ट अ गेम। पीपल नेवर रियलाइज कि इतना महंगा हो जाएगा या इतना टाइम कंज्यूम हो जाएगा या इतना मुश्किल हो जाएगा कि हमको कई सारी कंट्रीज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, या इतना बड़ा डेटा आ जाएगा इसको हमको स्टोर करना दिक्कत हो जाएगी, एंड बहुत सारी चीजें। एट द बिगिनिंग नोबडी रियलाइज, बट जैसे जैसे हम उसमें आगे बढ़ते चले गए, हमको बहुत सारे नए चैलेंजेस मिलते चले गए। ठीक है, तो ये थी बात। अब हम देखते हैं कि उससे क्या मिला हमको, है ना, क्या मिला हमको। 5 मिनट्स है हमारे पास, 5 मिनट्स के अंदर हम पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर सकेंगे। देखिए, पहला जो पॉइंट हमको यहाँ पे मिल रहा है क्या, ह्यूमन जीनोम कंटेन 3163 जीन्स, सॉरी 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड। जो हम 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर कह रहे थे अब तक, उसको हम एग्जैक्टली लिख सकते हैं 3.1647 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर, नॉट इवन 3.2। ठीक है, तो ये गलत सलत एस्टिमेट थे लोगों के। एक्चुअल नंबर अब हमको मालूम पड़ गया 3.1647 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर ही है। ठीक है, फिर दूसरी बात कि जीन्स जो है, डू ऑल द जीन्स कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड या बेसिस, नो। ये तो ये कह रहा है दैट इज द एवरेज जीन जो होते हैं, नो, मोस्ट ऑफ द जीन्स जो है उसके अंदर 3000 तक बेस पेयर होते हैं, मे बी 3000 से थोड़ा से कम या 3000 से थोड़े ज्यादा, मे बी 2400, मे बी 3600। ठीक है, बट द साइज वेरीज ग्रेटली, एंड द लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीनोम जो है वो डिस्ट्रोफिन का है, जिसमें 2.4 बिलियन बेस पेयर है, 24 लाख बेस पेयर। डिस्ट्रोफिन जो है एक जीन है, वो उसमें 24 लाख बेस पेयर आ रहे हैं। नॉर्मली जो छोटे मोटे पॉलीपेप्टाइड बनाने वाले बेस पेयर हैं उसके अंदर 3000 के आसपास बेस पेयर होते हैं। 3000 बेस पेयर भी जो है करीब करीब 1000 अमीनो एसिड्स को कंटेन करेगा। तो आप क्वांटम सोचिए उसका, कि 1000 अमीनो एसिड का मतलब हाउ बिग द पॉलीपेप्टाइड विल बी, है ना।
और हमने बार बार कहा है कि प्रोटीन जो होते हैं वो उसके अंदर मतलब कई 100 अमीनो एसिड मिलेंगे तब कहीं जाके एक फंक्शनल प्रोटीन बनता है। तो 3000 से एक फंक्शनल प्रोटीन भी बन सकता है और इट में बी मेडली अ पॉलीपेप्टाइड एंड मेनी सच पॉलीपेप्टाइड में कंबाइन टू मेक अ फंक्शनल प्रोटीन। ओके, टोटल नंबर ऑफ जीन एस्टिमेटेड, हम मान करके चल रहे थे कि वो 70,000 होगा, 80,000 होगा, 1,20,000 होगा एंड ऑल। निकले कितने? करीब करीब 30,000। Total genes is estimated at 30,000, much lower than the previous estimate of 80,000 to 1,40,000. Almost 99.9% nucleotide are exactly same in all the people. मैंने कुछ गलत लिखा था पिछले पेज पे जब मैं डिस्क्राइब कर रहा था, मैंने कहा था 0.001, ये 0.001 नहीं है, 0.1 है ना, 0.1%। जो वेरिएशन मिल रहे हैं, आप और मैं वेरी कर रहे हैं, दुनिया में जितने भी दो इंडिविजुअल वेरी कर रहे होते हैं, वेदर दे आर वेरिंग ग्रेटली और वेदर दे आर वेरिंग माइल्डली, बट उनका वेरिएशन कभी भी इससे ज्यादा नहीं होगा। डीएनए इज सो सिमिलर। जो वेरिएशन मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है? रिपीटेड यूनिट में, मैंने अभी आपको बताया। और वेरिएशन मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है? जो डिफरेंट एलील्स है ना। एलील्स क्या है? जैसे कैपिटल टी का एलील अलग होगा, स्मॉल टी का एलील अलग होगा। कैपिटल टी आपको टॉलनेस को एक्सप्रेस करा रहा है और स्मॉल टी ड्वार्फनेस को एक्सप्रेस करा रहा है। ड्वार्फनेस का एक्सप्रेशन का जो जीन होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि वो अलग तरह का एंजाइम बना रहा है, या एंजाइम बना ही नहीं रहा है, या नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा है, जबकि अपन ने कल की क्लास में बताया था जब चित्रांशी ने मुझसे डाउट पूछा था तब। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी वेरिएशन मिल रहे हैं, मे बी आई कलर के, मे बी हेयर टाइप के, मे बी स्किन कलर के, मे बी ब्लड ग्रुप के, मे बी जो नॉन वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा नहीं है। और उनके होते हुए भी कुल मिलाकर के जो जो दुनिया के सारी पॉपुलेशन के अंदर जो वेरिएशन मिल रहा है वो केवल 0.1% का ही है। 99%, 99.9% हम और वो तालिबानी भी एक जैसे हैं। और हम और दुनिया के सबसे मूर्ख आदमी है वो, और हमारा डीएनए भी उतना ही सेम है। और हम और दुनिया के जो सबसे ज्यादा ब्रिलियंट पर्सन है उसका भी डीएनए हमसे इतना सेम। ठीक है, दिस क्लास विल गेट, मतलब ये मीटिंग खत्म होने वाली है, इसलिए मैं इसको दोबारा स्टार्ट करता हूँ। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेलिएंट फीचर ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो 3 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो आई सेड कि टू पीपल दुनिया में कैसे भी कितने भी वर्सेटाइल दिख रहे हो एक दूसरे से, दे मे बी शोइंग एनी डिफरेंसेस, दे मे बी क्या कहते हैं, डिफरिंग सो मच, और दे मे बी लुकिंग सो सिमिलर, बट उसका डीएनए जो है वो 99%, 99.9% सेम है। डीएनए के लेवल पे हम इतने सेम, जो बेस पेयर का लेवल है उसमें हम इतने इतने सिमिलर है। सो इट इज समथिंग समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेड। लोगों ने सोचा कि मतलब इतने सारे वेरिएशन मिल रहे हैं। जो मंगोल्स होते हैं, जो चाइनीज होते हैं, जिनका चेहरा इस तरह से दिख रहा है, जो स्टाउट है ना, उनकी बॉडी जो है मतलब वो गोल मोल से होते हैं, उनका जीन हमसे बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा, है ना। जो जो अमेरिकन होंगे या जो जर्मन होंगे, लहीम शहीम, लंबे से, पतले से और गोरे से, और उनके यहाँ तक कि उनके बाल तक जो है वो सारे के सारे सफेद हैं, वो लोग जो है अफ्रीकन से बहुत ज्यादा डिफर करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि भाई हमारी जीन तो उनसे कहीं पे, ये दुनिया में जितने भी वेरिएशन है ना, जहाँ तू मैं करते, तू ऐसा और हम ऐसे हैं, अगर हम देखे जाएं तो वैसे तो हम केवल खून तक ही देख रहे थे। हम ये कह रहे थे कि भाई तेरा भी खून लाल और मेरा भी खून लाल, तो इतना घमंड क्यों कर रहा है। लेकिन अगर हम डीएनए के लेवल पे देखेंगे तो 99.9% सिमिलर है हम। वेरिएशन कहाँ है? वेर इज द वेरिएशन लाइन? 0.1% वेरिएशन। 0.1% वेरिएशन के लिए कोई कोई इतना तूल देने की कहाँ जरूरत है भाई, है ना। यू आर डिफरेंट फ्रॉम मी ओनली एट 0.1%। अगर हम कहते हैं ना कि भाई सर उसका आंसर भी तो वैसा ही है सर जितना मेरा, और आपने उसको 5 नंबर दे दिए, मेरे को 3 ही दिए। माई आंसर इज नॉट इवन, मतलब इवन नॉट इवन 1% वेरिंग, और आपने उसको इतने नंबर दे दिया। 1% तो छोड़िए, हमारी बॉडी के अंदर तो केवल 0.1% का डिफरेंस है, एंड येट वी आर शोइंग सो ड्रास्टिक डिफरेंसेस।
ठीक है, तो ये आपको इस क्वांटम को सोचना पड़ेगा। इवन अगर आप इसको देखेंगे तो अगर आप जो नंबर ऑफ जीन्स हमको देखने को मिल रहा है 3 पॉइंट, हमने कितने लिखे थे नाइट्रोजन बेस लिखे थे 3167, कहाँ गया मेरा, इधर हाँ 64.7 4.7 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर, इतने बेस पेयर है हमारे अंदर। इसका 0.1% कितना होगा, इसका 0.1% कितना होगा, मतलब 3 माइनस कर दीजिए इसमें पावर, तो ये हो जाएगा 3164.7 इंटू 10⁻⁷ नहीं 6, अभी भी मिलियंस में है ना। इतने बेस पेयर तो हमारे सेम ही है। तो आप ये सोचिए कि मतलब कितने ज्यादा जो है मतलब सिमिलरिटी होती है हमें, फिर भी जो है हम घमंड करते फिरते हैं। कोई बात नहीं, हमारा अधिकार है। और अक्सर हम घमंड उस चीज का करते हैं जो हमने हमारी खुद की बनाई हुई नहीं होती है। घमंड करना हर एक का अधिकार है, करना चाहिए, लेकिन प्रोवाइडेड द थिंग इज मेड बाय हिम। ओके, द फंक्शंस आर नोन फॉर ओवर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन्स ओनली। 50% जीन्स ऐसे हैं जिनका हमको फंक्शन ही नहीं पता। 50% genes which we have studied are such which we don't know their function only, उनका फंक्शन के बारे में हमको कोई जानकारी ही नहीं है। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, ओनली लेस देन 2% ऑफ द जीनोम्स कोड फॉर प्रोटीन। जो हम कहते आ रहे थे ना अब तक, हम क्या कह रहे थे कि डीएनए में एक आरएनए एंड आरएनए में एक प्रोटीन्स। ये कह रहा है कि लेस देन 2%, लेस देन 2% जो है वो प्रोटीन बना पाते हैं, बाकी तो केवल पॉलीपेप्टाइड ही बना रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारा सेंट्रल डॉगमा हमने लिखा था, डीएनए में एक आरएनए एंड आरएनए में एक प्रोटीन, दिस इज वैलिड ओनली फॉर लेस देन 2% ऑफ द टोटल जीनोम, है ना। बाकी तो ये केवल पॉलीपेप्टाइड ही बना रहे हैं। और वो पॉलीपेप्टाइड जो है, मेनी सच पेप्टाइड विल कम टुगेदर, तब कहीं जाकर के एक फंक्शनल प्रोटीन बनता है। ओके, देन नेक्स्ट क्या, रिपीटेड सीक्वेंस मेकअप ए वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। हमारी बॉडी का जो रिपीटेड सीक्वेंस है, रिपीटेड सीक्वेंस अभी आपको याद है, मैंने अभी आपसे बताया था कि जो हमारे जीन्स हैं, उन जीन्स के बीच में कोई अननेसेसरी सेगमेंट्स मिल रहे हैं, सीक्वेंस मतलब रिपीटेड सीक्वेंस। मैंने कहा जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक एक जीन है, तो ये तो बिल्कुल सेम दिखेंगे एक्सेप्ट फॉर द एलील्स। ठीक है, ये तो एक जैसे दिखेंगे। यहाँ से यहाँ तक दूसरा जीन है, तो ये सीक्वेंस भी बिल्कुल एक जैसे दिखेगी एक्सेप्ट फॉर देयर एलील्स। बट यहाँ से यहाँ तक कोई चीज के लिए कोड नहीं कर रहा। यहाँ जो सीक्वेंस मिल रही होगी दैट में शो ग्रेट वेरिएशन। ये जो सेगमेंट है वहां पे कुछ वेरिएशन मिल रहे होंगे हमको, और ये वेरिएशन कितना, ये लार्ज पोर्शन बना रहा है, इट मेकिंग ए वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। ठीक है, देन रिपीटेड सीक्वेंस आर द स्ट्रेचेस ऑफ द डीएनए सीक्वेंसेस दैट आर रिपीटेड मेनी टाइम, है ना। अभी जो मैंने बताया था आपको, हम उसको आगे जो है पढ़ेंगे, मतलब वो क्या VNTR, ठीक है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, कि वो कितनी बार रिपीट होता है ना। तो ये रिपीट मतलब ये एक्चुअली क्या है, ये म्यूटेशन है। म्यूटेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि कोई सेगमेंट जो है वो रिपीट हो सकता है, वो कॉपी हो सकता है, कॉपी होकर के जुड़ते चले जाएं। तो मान लीजिए एक सेगमेंट था जिसका नाम था ACCGGR, आर तो है नहीं ये, तो ये नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर दे तो आपको कई बार ये मिलेंगे ACCGGA 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 करके 50 बार से लेकर के 1000 बार तक। ठीक है, तो ये अननेसेसरी लेंथ बढ़ा रहे हैं डीएनए की, और ये कोड कुछ की भी चीज के लिए नहीं करते। तो ये फालतू हैं, लेकिन इनके होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज दे आर नॉट ए पार्ट ऑफ ए जीन। तो किसी पार्ट ऑफ जीन नहीं है तो कुछ भी हो सकते हैं, है ना। एग्जाम में है ना, हम लोगों के स्कूल के एग्जाम में कई बार कोई बच्चे जो है गाने लिख देते हैं, कई बार बच्चे आलतू फालतू कुछ भी चीजें लिख करके पेजेस भर देते हैं। तो एक आंसर उसने लिखा, या किसी क्वेश्चन का आंसर में पहली दूसरी लाइन उसने ठीक ठाक लिखी, लास्ट की 1-2 लाइन ठीक लिख दी, बीच के अंदर गप्पे मार दी खूब सारी।
तो मार्क्स तो उसी चीज के मिलेंगे ना, जो शुरू में सही बात लिखी है और लास्ट में भी सही बात लिखी है, लिखी ही नहीं है, नहीं लिखी है तो सीधे से काटना है, और कहीं लिखी है तो उसको नंबर देना है। हम अनवांटेड चीज के मार्क्स थोड़ी देंगे। उसने गाना लिख दिया, कोई फिल्म का डायलॉग लिख दिया, उसने कुछ नेताओं के बारे में लिख दिया है, उसने अपने अपनी जगह पे मिलने वाली कोई चीज के बारे में लिख दिया, किसी कोटा वाले ने कोटा साड़ी का वर्णन कर दिया, कोटा कचौरी का वर्णन कर दिया, तो हम उसके बारे में थोड़ी कोई मार्क्स दे देंगे उसको। तो ये जो अनवांटेड सेगमेंट्स है, अनवांटेड एक्सप्रेशंस है, वो हमारी डीएनए के अंदर जो है वो रिपीटेड क्या कहते हैं यूनिट्स के फॉर्म में मिल रहे हैं, और वो हमारे डीएनए का एक लार्ज पोर्शन बना रहे हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा रिपीटेड यूनिट्स के बारे में जो भी बोलना था हमको। आगे क्या लिख रहा है? हाँ, ये एक बात और बता रहा है कि म्यूटेशन कैसे हुआ होगा। तो ये देखिए, रिपीटेड सीक्वेंस आर द स्ट्रेचेस ऑफ द डीएनए दैट आर रिपीटेड मेनी टाइम्स, सम टाइम hundreds to 1000 टाइम, एंड दे आर thought to have no direct coding function, but they shed light on the chromosome structure, dynamics, and evolution. How variation has come, and कभी ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उनमें से कोई स्ट्रेच जो है वो जीन के जैसे एक्ट करने लग गया, तो कोई नया करेक्टर इवॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट नंबर का क्रोमोसोम है उसकी कोडिंग तो अभी 2006 के अंदर हुई है, और उसके अंदर कितने जीन्स मिल रहे हैं हमको? 2968 जीन्स। फर्स्ट क्रोमोसोम, जो फर्स्ट नंबर का क्रोमोसोम है, उसके अंदर आपको मिल रहे हैं 2968 जीन्स, सबसे ज्यादा। और जो जो 24th क्रोमोसोम है, जिसको हम वाई क्रोमोसोम कहेंगे, दैट इज द वाई क्रोमोसोम, ठीक है, उसमें केवल 231 जीन मिल रहे हैं। तो दैट इज द शॉर्टेस्ट वन एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट वन। ठीक है। अच्छा, अब एक नया वर्ड देखिए आप, ये भी बहुत पूछा जाता है। Scientists have identified about 1.4 million location where single base difference, जिसको हम SNP कहेंगे, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, प्रोनाउंस है SNPs, अकर इन ह्यूमन। ठीक है, एक नाइट्रोजन बेस में गलती हो गई, वो गलती कई बार एक्सप्रेस भी नहीं होती है। क्यों नहीं एक्सप्रेस होती है? वो हमने पढ़ा कि जो कोडोन होते हैं उसमें फर्स्ट एंड सेकंड वाले अगर सेम है, थर्ड नंबर में कोई वेरिएशन होता है तब भी एक्सप्रेशन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कई सारी जगहों पे हमने पढ़ा था कि थर्ड नंबर का वेरिएशन होते हुए भी इट इज स्टैंडिंग फॉर द सेम सेम क्या कहते हैं नाइट्रोजन बेस। कोडोन में अगर आपको याद हो, है ना, अपन ने कई जगहों पे पढ़ा कि जहाँ फर्स्ट एंड सेकंड न्यूक्लियोटाइड सेम होता है, थर्ड थर्ड वाला न्यूक्लियोटाइड में अगर वेरिएशन होता है तब भी वो इट कोड फॉर द सेम नाइट्रोजन बेस। ये देख लीजिए, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, जी जी कांस्टेंट है, और वेरी कहाँ कर रहा है? UCANG। तीसरे नंबर पे कोई सा भी न्यूक्लियोटाइड वेरी करे, अल्टीमेटली इट विल बी कोडिंग फॉर ग्लाइसिन ओनली। ठीक है, ऐसे आपको कई जगहों पे मिल जाएंगे, जैसे ये है, ये चारों प्रोलाइन के लिए, ये चारों सेरीन के लिए, ये चारों वैलिन के लिए, ये चार एलेनाइन के लिए, ये चार ल्यूसीन के लिए, बल्कि ये दो भी मिला ली तो 6 हो गए। ठीक है, ये ल्यूसीन के लिए हो गए, ये थायरोसिन के लिए 2 हैं, ठीक है, एलेनाइन के लिए 2 हैं, ये टायरोस क्या कहते हैं ट्रिप्टोफैन के लिए 2 आ गए, है ना। आर्जिनिन के लिए 4 आ गए हैं, सिस्टिडिन के लिए 2 आ गए हैं, एस्पर्टिन के लिए 2 आ गए हैं, लाइसिन के लिए 2 हैं, है ना। इस तरह से ये सेरीन के लिए है, आर्जिनिन के लिए है, ग्लूटामिक एसिड के लिए, हिस्टामाइन के लिए, है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इतने सारे जो हैं उनमें अगर थर्ड नंबर के नाइट्रोजन बेस में कोई फर्क आता है तो कोई फर्क नहीं दिख रहा, एक्सप्रेशन रिमेन सेम। ये सिंगल क्या कहते हैं नाइट्रोजन बेस का वेरिएशन है, लेकिन इसके वेरिएशन से एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, साइंटिस्ट लोग जब पढ़ रहे थे तो उनको वेरिएशन दिखा, लेकिन एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। इनको उन्होंने नाम दिया स्निप्स, है ना। काफी बड़ा चैप्टर।
ओके, स्निप्स वगैरह। तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म अकर्स इन ह्यूमन कितनी जगहों पे? 1.4 मिलियन लोकेशन में। हो सकता है वेरिएशन हो जाए, जैसे एक नाइट्रोजन बेस के फर्क हो जाने से सिकल सेल एनीमिया हो गया, तो एक नाइट्रोजन बेस के फर्क होने पे डिफरेंस भी आ सकता है, डिफरेंस ना भी आ सकता। ठीक है, नंबर ऑफ प्लेसेस इट इज नॉट शोइंग एनी डिफरेंस, नंबर ऑफ प्लेसेस इट इज शोइंग डिफरेंस। ठीक है, तो दिस इंफॉर्मेशन प्रोमिसेस रिवोल्यूशनाइज the process of finding the chromosomal location for disease associated sequence। तो जैसे सिकल सेल एनीमिया में था, एक नाइट्रोजन बेस के हो जाने से डिजीज हो गई, तो ऐसे कई सारी जगहों पे डिजीज के बारे में, डिफेक्ट्स के बारे में भी हमको पता पड़ रहा है, एंड मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में कोई डिफेक्ट नहीं आ रहा, तो इनके बारे में स्टडी करने का हमको एक मौका भी मिला, है ना। तो दैट इज ऑल द समरी ऑफ सेलिएंट फीचर ऑफ क्या कहते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। 9 पॉइंट लगा रखे हैं, दोबारा से एक नजर मारते हैं, क्योंकि कोई नया टॉपिक तो हम शुरू नहीं कर पाएंगे, टाइम तो हो ही गया है, तो एक बार इसको अच्छे से देख लेते हैं। ह्यूमन जीनोम जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई उसके अंदर 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर होंगे, लेकिन निकले कितने? 3.164.7 इंटू 10⁹ बेस पे, तो का मतलब कंपैरेटिवली स्मॉलर है ये। दूसरा क्या है कि एवरेज जीन जो है उसके साइज जो है वो 3000 नाइट्रोजन बेस का होता है, लेकिन डिस्ट्रोफिन जो है एक ऐसा बेस है, ऐसा जीन है जिसके अंदर 2.4 मिलियन बेसिस मिल रहे हैं, सो इट इज द लार्जेस्ट वन। एंड बाकी जो है वो एवरेजली 3000 है। 3000 का मतलब इट कैन 2200 भी हो सकते हैं, 2100 भी हो सकते हैं, इट कैन बी 4000 ऑल्सो एंड, तो आसपास ही रहते हैं 3000 के। इसका मतलब ये नहीं है कि 3000 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, कई होंगे जिसमें 7000 है, कोई 12000 वाली भी हो सकते हैं, कोई 24000 वाला भी हो सकता है। लार्जेस्ट वन जो है वो 2.4 मिलियन का है ना। फिर नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ जीनोम एस्टिमेटेड। हम सोच के चल रहे थे कि वो 1 लाख होंगे, कोई 80,000 होंगे, क्यों? क्योंकि हम कंपैरिजन किससे कर रहे थे? इकोलाई से। इकोलाई इज सच अ माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल, और उसके अंदर 4000 जीन्स मिल रहे थे, तो उसके कंपैरिजन में ह्यूमन बीइंग तो बहुत बड़े हैं भैया, हमने हमारी बॉडी में तो जो है मतलब ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, वो पता नहीं कितने टाइप के टिश्यूज बना रहे हैं, कितने ऑर्गन बना रहे हैं, कितने सिस्टम बना रहे हैं, कितने टाइप के फंक्शन है। सेल लेवल पे डिफरेंस है, वी गॉट न्यूक्लियस, वी गॉट ऑल द सेल ऑर्गेनेली विच आर देयर, है ना। देन हम टिश्यू लेवल पे, टिश्यू उनमें होता ही नहीं है, हमें है, फिर उनमें ऑर्गन नहीं होते, हमें ऑर्गन है, उनमें सिस्टम नहीं होते, हमें सिस्टम है, हमने हमने कैपेसिटी है थिंकिंग की, हमें ये, तो हम उनसे कई कई गुना एडवांस है, तो हम ये मान के चल रहे थे हम उनमें उनसे कई कई गुना ज्यादा जीन्स हम में होंगे, लेकिन निकले कितने? 30,000। तो 30,000 क्यों निकले? मतलब ये है कि देखिए, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, से फॉर एग्जांपल वी गॉट अ फैक्ट्री जिसके अंदर हमको स्कूटर बनाना है, एक्टिवा। तो एक्टिवा स्कूटर के अंदर कई ऐसी जगह होंगी जहाँ पे कि छोटे छोटे स्क्रू लगते हैं, मे बी 6 नंबर 8 नंबर, कई ऐसी जगह होंगे जहाँ पे 10 नंबर का बोल्ट लगता है। तो ऐसा होता ना, अगर आप फैक्ट्री में जाएंगे तो आपको अलग अलग असेंबली मिलेगी, हेडलाइन असेंबली, जहाँ पे हेडलाइट की असेंबली, या सीट की असेंबली, आपको क्या कहते हैं, व्हील की असेंबली, इंजन की असेंबली, इसके अलग अलग चीजों की असेंबली लाइन होती है वहाँ। हर जगहों पे शायद ये स्क्रू का हमारा होगा, तो ये थोड़ी है कि जहाँ उसकी असेंबली वहां पे वो एक एक 8 नंबर का स्क्रू बनाने की फैक्ट्री मतलब मशीन भी लगाओ साथ में। स्क्रू बनाने की एक मशीन लगा देंगे और वहां से स्क्रू लगा करके और सब जगह सप्लाई कर देंगे जहां जहां उसकी जरूरत है। हमारी बॉडी में भी ऐसे होते हैं, देर आर सम फंक्शन विच आर वेरी कॉमन, दोज फंक्शन जो है उनकी जीन्स आपको हर जगह लगाने की जरूरत नहीं है कि रेस्पिरेशन में काम आ रहा है वहां भी लगाओ, फोटोसिंथेसिस में काम आ रहा है, मतलब हमें नहीं हो रहा फोटोसिंथेसिस, प्लांट में अगर फोटोसिंथेसिस में कोई चीज काम आ रही है वहां पे भी लगाओ, और प्रोटीन सिंथेसिस में कहीं काम आ रहा है वहां पे भी लगाओ, हर जगह बनाने की जरूरत नहीं है। वहां एक ही जगह पे वो होगा और वहां से सप्लाई हो जाएगी, तो दैट इज हाउ द नंबर आर ग्रेटली रिड्यूस्ड। ठीक है, तो ये कारण है। अगर आप किसी भी मैकेनिकल इंडस्ट्री के अंदर अगर जाएंगे तो कोई भी छोटी छोटी डिवाइस होती है, उसके अंदर कई पुर्जे होते हैं। अगर आपने कभी मोबाइल को खुले हुए देखा है तो इसके अंदर कई सारे पुर्जे हैं, है ना। और वो अलग अलग पुर्जे हैं जो अलग अलग मशीनों पे बन रहे हैं, है ना, और उनकी असेंबली एक जगह होती है। इनमें भी अगर आप जाओगे तो कई बारीक बारीक से छोटे छोटे से स्क्रूज हैं, वेरी स्मॉल स्क्रूज,
है ना। ये सारे स्क्रू ऐसा नहीं है कि जहाँ स्पीकर की असेंबली बन रही है, जहाँ स्पीकर की मतलब कंपोनेंट बना वहां पे भी उस स्क्रू का फैक्ट्री बना, मतलब प्लांट लगाओ, एक छोटी सी मशीन लगाओ जहाँ पे वो स्क्रू बनेंगे। जहाँ कैमरा का है वहां पे भी वो स्क्रू लगाने तो उसके लिए भी बनाओ, जहाँ इसके मदरबोर्ड है वहां के लिए भी, और जहाँ कुछ और है चिप लग रही है वहां पे भी। तो ऐसे बनाएंगे तो फिर पता नहीं कितनी जगहों पे वो स्क्रू बनाने की फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। ठीक है, और वो फैक्ट्री एक ही लगेगी, और प्रोबेबली कई सारी कंपनी तो वो बनाती भी नहीं, वो आउटसोर्स कर लेती है, कोई और कंपनी बना रही है और वो कई सारी कंपनीज को सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, वो 8 नंबर का, 10 नंबर का, 12 नंबर का जो बोल्ट बनाने वाली एक कंपनी है, और वो कई सारी कंपनी, वो ट्रकों को भी सप्लाई कर रही है, स्कूटर को भी सप्लाई कर रही है, वो इंजन पंप बना रहा है उसको भी सप्लाई कर रही है, कोई और चीज बना रही है उसको भी सप्लाई कर रही होती है। तो एक कंपनी, एक मशीन, उससे वो दुनिया भर की कई सारी इंडस्ट्रीज को सप्लाई कर रही होती है। तो इससे क्या हो गया, बर्डन कम हो गया। ऐसा ही यहाँ पर है। नहीं तो क्या हर जगह पे आपको एक प्लांट लगाना है, फिर उस प्लांट को ऑपरेट करने के लिए एक आदमी लगाना है, 3 शिफ्ट में काम करने के लिए कम से कम 3 आदमी होने चाहिए। कभी एक दिन ब्रेक पे जाएगा तो चौथा आदमी भी आपके पास स्टैंड बाय में होना चाहिए। उसके लिए पावर प्लांट भी होना चाहिए, उसके लिए जगह भी होनी चाहिए, उसके लिए क्या कहते हैं, अलग से सर्किट भी बनना चाहिए जब इलेक्ट्रिकल्स वगैरह बनाएंगे। तो कई सारी चीजों का बर्डन कम हो जाता है जब अपन उसको आउटसोर्स कर देते हैं। तो हमारी बॉडी भी ऐसे ही कर रही है कि जब एक ही फंक्शन कई जगहों से होता है, एक ही एंजाइम कई जगहों पे जरूरी होता है, तो उसका एक ही जीन रखेंगे, तो दिस इज हाउ द नंबर इज ग्रेटली रिड्यूस्ड। ठीक है, ऑलमोस्ट 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेस जो है वो एग्जैक्टली सेम है किसी भी 2% के अंदर। दे मे बी शोइंग ग्रेट वेरिएशन आउटसाइड, हो सकता है उसका ब्लड ग्रुप ए हो, दूसरे का बी हो सकता है एक के कर्ली हेयर हो, एक के स्ट्रेट हेयर हो सकता है एक का ब्राउन हेयर हो और ब्लॉन्ड, और एक का ब्लैक हेयर हो सकता है कि भवें बहुत ज्यादा घनी हो, मेरे जैसे हो, किसी का बिल्कुल ही कम हो। एक एक ब्लैक आईज होती हैं, दूसरे की ब्राउन आईज हो, एक का जो फ्री ईयर लोब हो, किसी का अटैच ईयर लोब हो, किसी की लंबी नोज हो, किसी की ब्लंट नोज हो, लिप्स मोटे मोटे हों या पतले हों, पता नहीं कितने सारे वेरिएशन हमने देखे हैं, लेकिन वो सारे वेरिएशन भी सम अप करके 0.1% से ज्यादा नहीं है नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस के फॉर्म में। ठीक है, तो फंक्शन केवल 50% जीन्स के हमको पता है, 50% ऐसे जीन है जिनको हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि ये जीन है, लेकिन कहाँ काम आ रहा है हमें पता नहीं है अभी तक। ठीक है, लेस देन 2% ही ऐसे जीनोम है जो कि कोई प्रोटीन को कोड कर रहे हैं, जबकि हम सेंट्रल डॉग्मा में बार बार लिखते आए हैं डीएनए मेक्स आरएनए एंड आरएनए मेक्स प्रोटीन। तो वो प्रोटीन तो कुल मिलाकर के लेस देन 2% ही बना रहे हैं, बाकी सब तो केवल पॉलीपेप्टाइड बना रहे हैं। वो पॉलीपेप्टाइड जो है वो दे मे बी अ पार्ट ऑफ जीन और दे मे बी अ पार्ट ऑफ अ फंक्शन। रिपीटेड सीक्वेंस मेक अ लार्ज पोर्शन, वो फालतू की सेगमेंट है जो दो एक्सप्रेस जीन के बीच में मिल रहे हैं। वो किसी में 1000 नाइट्रोजन बेस का हो सकता है, किसी में 2 लाख का हो सकता है, किसी में 5 लाख का हो सकता है, किसी में 170 का हो सकता है। ठीक है, वो अलग अलग है, वो फैमिली हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करेगा। किसी सेम लाइन ऑफ डिसेंट के अंदर वो ज्यादातर सेम होते हैं, अदरवाइज एवरी 2 डिफरेंट लाइन ऑफ पीपल जो होंगे उनके अंदर वो अलग अलग रहेंगे। हाँ, तो ये रिपीटेड सीक्वेंस के बारे में, रिपीटेड सीक्वेंस आर द स्ट्रेच ऑफ द डीएनए दैट मे बी रिपीटेड मेनी टाइम्स, समटाइम hundreds to thousands of time, and they are thought to have no direct coding function, but they shed a light on chromosomal structure। तो क्रोमोसोम इतने वेरियस कैसे हुए हैं, वो डायनेमिक कैसे हुए, उसको इवोल्यूशन में क्या रोल है, उन सब के बारे में। फर्स्ट क्रोमोसोम जो है उसमें 2968 जीन्स हैं, और लास्ट दैट इज 24 में 231, और स्निप्स जो है वो हमको 1.4 मिलियन, 14 लाख जगहों पे स्निप्स मिले हैं जहां 1 नाइट्रोजन बेस का वेरिएशन दिख रहा है। ये जो 0.1% बना रहे हैं ना, वो यही बना रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें अपन ने पढ़ी, तो हमने $9 बिलियन खर्च करके ये चीजें पाई हैं। अब इसको आप अच्छा मानो, आप इसको बुरा मानो, इसका कोई पॉजिटिविटी मानो या इसका कोई सेंस नहीं मानो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, सो दैट्स ऑल टुडे। कल की क्लास के अंदर जो है हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे, और फिर अपन ऑलमोस्ट हो ही गया खत्म, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द लास्ट, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे, देन वी शैल स्टार्ट विद सम इजी चैप्टर। हाँ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आता है काम, तो देखते हैं। गुड डे चिल्ड्रन, एंजॉय योर डे। थैंक यू सर। वेलकम।